हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी, सीएचओ से जो सवाल पूछे जाते हैं एनक्वास के वर्चुअल असेसमेंट में, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ, सीएचओ से जो सवाल पूछे जाते हैं एनक्वास के असेसमेंट में। सीएचओ से टोटल 191 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेके 20 तक सारे पॉइंट बताएंगे, उसमें क्या बताएंगे, क्या-क्या देखना होता है, क्या-क्या असेसर चेक करते हैं। चलिए देरी न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीएचओ से, वो ये पूछा जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एएनसी सर्विसेज आपके यहाँ है नहीं है और 4 एएनसी चेकअप हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो जो सर्विसेज देखी जाती है उसमें देखते हैं कि आपके यहाँ सर्विस और रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको बताना होता है रजिस्ट्रेशन आप करते हो। आपके यहाँ स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग लैब इन्वेस्टिगेशन, जो सारे लैब इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं वो होते हैं नहीं होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन चेक होता है जिसमें देखना होता है कि सीवियर एनीमिया तो नहीं है, मॉडरेट एनीमिया तो नहीं है और माइल्ड एनीमिया तो नहीं है। लैब इन्वेस्टिगेशन में जैसे यूरिन टेस्ट करना होता है, एल्बुमिन देखने के लिए, शुगर देखने के लिए, आरबीएस ग्लूकोमीटर से चेक होती है। तो ये सारे लैब इन्वेस्टिगेशन भी ये भी पूछे जाते हैं असेसमेंट जब आपको होता है सीएचओ से पूछे जाते हैं। सीएचओ से पूछा जाता है काउंसलिंग होती है नहीं होती है, काउंसलिंग आप करते हैं, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग भी करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एंड डेंजर साइन, जब सीएचओ प्रेग्नेंट वुमेन कोई आती है तो उसमें डेंजर साइन देखते हैं नहीं देखते हैं और हाई रिस्क देखते हैं नहीं देखते हैं। तो जो डेंजर साइन होता है हमारा, डेंजर साइन में जैसे जो डेंजर साइन में जनरली होता है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बहुत तेज सर में दर्द होता है, आंखों के सामने अंधेरा होता है, दौरे पड़ते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, बहुत तेज पेट में दर्द होता है, बहुत तेज बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये होते हैं हमारे डेंजर साइन। और हाई रिस्क में हमारे आते हैं, हाई रिस्क में कोई प्री एक्लेम्सिया तो नहीं है, कोई गेस्टेशनल डायबिटीज, कोई शुगर तो नहीं है, कोई लो बर्थ वेट तो नहीं है और कोई फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है। तो ये सब चीजें हमारी आती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और जो हमारा एएनसी जो चेकअप होते हैं इसका शेड्यूल होता है। पहले चेकअप होता है 12 से 16 हफ्तों में, दूसरा चेकअप होता है 20 से 24 हफ्तों में, तीसरा चेकअप होता है 28 से 32 हफ्तों में और चौथा चेकअप होता है एएनसी 36 से 40 हफ्तों के बीच। उसके बाद हमारा दूसरा चेक पॉइंट आता है फर्स्ट एड, रेफरल, फॉलोअप सर्विस फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी आर प्रोवाइडेड। इसका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है, इसमें क्या क्या बताना होता है आपको मैं आपको समझा देता हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होती है एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, इसमें 28 वीक के बाद ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है, वो देखना होता है सीएचओ को। पीआईएच होता है, ये होता है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये होता है 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी के। हमारा प्रीएक्लेम्सिया होता है, इसमें स्वेलिंग होती है, बीपी बढ़ता है, प्रोटीन आता है उसमें यूरिन में। सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन अगर 7 ग्राम से कम है तो वो सीवियर एनीमिया होता है हमारा। आईयूजीआर, आईयूजीआर होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जिसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मान लीजिए ट्विंस बेबी है तो उसको अगर ऐसा है तो वो भी हमारा हाई रिस्क में आता है। गेस्टेशनल डायबिटीज, शुगर तो नहीं हो गई प्रेग्नेंट मदर को, वो भी हमारा हाई रिस्क में आता है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी तो नहीं है, वो भी हाई रिस्क में आता है। सिफिलिस तो नहीं है और कोई बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में देखा जाता है कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ पहले, कोई स्टिल बर्थ तो नहीं था, कोई प्रीटर्म बर्थ तो नहीं था पहले, कोई न्यूनेटल डेथ तो नहीं हुई। तो अगर ऐसे पेशेंट होते हैं, हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं, तो उनको हमें फर्स्ट एड देकर उन्हें हमें रेफर करना होता है हायर सेंटर पर और उनका फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। जैसे हम रेफर ग्रुप बनाते हैं जिसमें रेफर इन और रेफर आउट करते हैं। रेफर ग्रुप में हम जैसे गांव में हमारे जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको लेते हैं, रेफर इन में प्रधान लेते हैं, गांव की आशा होती है, संगनी होती है,
हम हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, और रेफर आउट में हमारे एमओआईसी होते हैं, ब्लॉक के पीएचसी के एमओआईसी होते हैं, पीएचसी भी जो एमओ इंचार्ज होते हैं, और हमारे फार्मासिस्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट पे मेल और फीमेल हॉस्पिटल में, जो इमरजेंसी, जो डॉक्टर इमरजेंसी देखते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, जो रेफर आउट ग्रुप में होते हैं, और हमें उन जो भी पेशेंट को हम रेफर करते हैं उसका फॉलोअप भी लेना होता है। डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में जो मैडम ड्यूटी पर होती है, ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से उनका नंबर भी उस ग्रुप में होता है जो रेफर आउट में होता है, उनसे भी हम फॉलोअप करते हैं कि पेशेंट हमारा ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है, तीसरा चेक पॉइंट, उसमें देखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी मैनेजमेंट एंड प्रॉम्प्ट रेफरल ऑफ सिक न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। जो हमारे सिक न्यूबॉर्न होते हैं और जो इन्फेंट होते हैं उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हम लोग रेफर करते हैं। जैसे किसी का वेट जो है वो 1800 ग्राम से कम है, वो सिक में आता है। कोई प्री टर्म है, प्री टर्म बेबी होता है जो 37 वीक से पहले डिलीवर्ड हो गया हो तो उसको प्री टर्म बोलते हैं। प्री टर्म की भी कैटेगरी होती है, एक्सट्रीमली प्री टर्म लेस देन 28 वीक्स, वेरी प्री टर्म 28 वीक्स टू लेस देन 32 वीक्स। इस तरह से हमारी प्री टर्म की कैटेगरी होती है। उसके बाद सेप्सिस आती है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला हुआ है, बर्थ एक्सक्यूजिया, कोई सांस में दिक्कत तो नहीं हो गई डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी होते हुए कंजेनिटल एनोमलीज, कोई कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं होगी। कंजेनिटल में हमारे आते हैं जैसे कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, क्लेफ्ट लिप, कोई क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है। ये हमारा कंजेनिटल एनोमलीज में आता है। इन्फेंट ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है, डायरिया, लूज मोशन तो नहीं रही, जॉन्डिस, पीलिया तो नहीं हो गया, एनीमिया, खून कम तो नहीं है, न्यूट्रिशन जिन बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता, बिना न्यूट्रिशन अच्छे से न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता है, तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं, उन्हें मालनरिश बच्चे बोलते हैं। और कोई डेवलपमेंट डिले तो नहीं है। अगर इस तरह की सिक है, इस तरह के सिक न्यूबॉर्न है और इन्फेंट है तो उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमें रेफर करना होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी मैनेजमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप सर्विस फॉर चाइल्डहुड एलिमेंट। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्राइमरी मैनेजमेंट देते हैं और उन्हें रेफर करते हैं और उनका फॉलोअप करते हैं। इसमें हम देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं चाइल्डहुड और एडोलेसेंट की एनीमिया, खून की कमी तो नहीं है, मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है तो वो देखना होता है, मैलनरिश बच्चा तो नहीं है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, किसी की वैक्सीन न लगी हो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखना होता है, डायरिया देखना होता है, दस्त तो नहीं लग रहे, फीवर, बुखार, ENT प्रॉब्लम, नाक कान गले की प्रॉब्लम है वो देखनी है, स्किन इन्फेक्शन, कोई स्किन पे इन्फेक्शन है वो चेक करना है, वॉर्म इन्फेस्टेशन, डिवॉर्मिंग ना करी हो, कोई कृमि एल्बेंडाजोल ना खाई हो तो उससे भी दिक्कत हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, पॉइजनिंग, कोई गलती से कोई गलत चीज़ ना खा ली हो जो पॉइजनिंग हो गया हो, इंजरीज, कोई चोट ना लग गई हो एक्सीडेंट से। 4D, 4D की फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ। 4D होता है हमारा डिफेक्टेड बर्थ, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले, ये हमारा 4D होता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, तो ऐसे जो सिम्टम होते हैं बच्चों में, एडोलेसेंट में, उनको फर्स्ट एड देके हम रेफर करते हैं CHO हमारे जो होते हैं। उसके बाद पांचवा चेक पॉइंट आता है, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड रेफरल सर्विस फॉर एडोलेसेंट हेल्थ। इसमें जो एडोलेसेंट की काउंसलिंग होती है उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है एनीमिया का, कोई डेफिशिएंसी होती है उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जो हमारे एडोलेसेंट होते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो फीमेल्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया जाता है, साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, उनको बताया जाता है कि तंबाकू से क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बताया जाता है। सब्सटेंस एब्यूज जैसे बीड़ी, सिगरेट या फिर अल्कोहल वो ना ले उसके बारे में बताया जाता है। उन्हें सेक्स एजुकेशन दी जाती है। एनाटॉमी जो होती है, सेक्स जो हमारे एनाटॉमी होती है, ऑर्गन्स वगैरह की वो सारी एजुकेशन दी जाती है। ये हमारा एडोलेसेंट में सारे पॉइंट कवर होते हैं। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है,
अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। इसमें जो प्रोविज़न ऑफ हमारे पास सारी कॉन्ट्रासेप्टिव होनी चाहिए, हमारे पास ईसीपी होना चाहिए। ईसीपी हमारी होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसमें हमारी ईजी पिल आती है, हमारी ओसीपी होती है, हमारे इंजेक्टेबल अंतरा होता है, कॉन्डोम होते हैं, आयुषी होती है। ये सब देखनी होती है कि हमारे आयुष्मान भाग्य मंदिर में ये सब अवेलेबल है नहीं है और इसकी काउंसलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद चेक पॉइंट आता है, 7वां चेक पॉइंट आता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर अंडर एनएलईपी। एनएलईपी हमारा होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी होती है, सब पब्लिक को बताना होता है कि आप चेक कराइए आपके कोई लेप्रोसी दो तरह की होती है, एक प्यूसी बेसिलरी, एक मल्टी बेसिलरी। जिसमें 5 चकत्ते होते हैं, सुन चकत्ते, वो हमारा प्यूसी बेसिलरी होता है। जिसमें 5 चकत्तों से ज़्यादा, 5 सुन चकत्तों से ज़्यादा एक कोई नर्व भी इन्वॉल्व होती है, वो हमारा होता है मल्टी बेसिलरी। इसमें पेशेंट का चेक करते हैं हम। चेक ऐसे करते हैं, एक सुई से चुभो के हल्के से या फिर पेन की टिप से चेक करते हैं। एक बार जैसे कहीं पे चकत्ता है उसे जब पेशेंट ने आंखें खोली हुई तब चेक करते हैं, एक बार पेशेंट की आंखें बंद करा के तब चेक करते हैं। उसके बाद अगर हमें लगा कि इनको पेशेंट को लेप्रोसी है तो हम उसके लिए उसको रेफर करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और उसको ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट करिए और रिड्यूसिंग स्टिग्मा। हम ये बात सब जगह कहते हैं, गांव में काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की कि लेप्रोसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये लेप्रोसी ठीक हो जाती है, आप कोई भी चिंता ना करें। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, 8वां चेक पॉइंट आता है केस डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, रेफरल एंड फॉलो अप ऑफ केसेस अंडर एनवीएचसीपी। एनवीएचसीपी हमारा होता है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। हेपेटाइटिस में हम हमारे यहाँ पास किट होती है, हम डायग्नोस्टिक सर्विस देते हैं। अगर कोई अगर कोई नेगेटिव है फिर तो कोई जरूरत नहीं, अगर कोई पॉजिटिव है फिर तो उसको रेफर करते हैं और जैसे डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, हम बड़े सेंटर में भेजते हैं, फिर उसको फॉलो अप करते हैं कि सही से ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद हमारा 9 नंबर का चेक पॉइंट आता है केस डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, रेफरल एंड फॉलो अप ऑफ केस ऑफ अंडर एनटीईपी। एनटीईपी होता है हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्दी चेक करना होता है। पेशेंट का स्पुटम का सैंपल लेके कप्स में हमें माइक्रोस्कोपी जो सेंटर होता है हमारी सीएचसी पर या डिस्ट्रिक्ट पे वहाँ भेजना होता है और रेफर करना होता है और फॉलोअप करना होता है केसेस का। अगर कोई सीरियस पेशेंट उसे रेफर करेंगे और उसकी मेडिकेशन कंप्लायंस, उसकी मेडिकेशन चेक करेंगे कि पेशेंट जो है प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे ले रहा है। इसमें 2 फेजेस होती है, इंटेंसिव फेज, कॉन्टिन्यूशन फेज। वो हम चेक करते हैं कि पेशेंट सही से सब दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 10वां चेक पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल सर्विस अंडर आईडीएसपी आईएचआईपी। आईडीएसपी हमारा होता है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम और आईएचपी हमारा होता है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ये हमारा जो रोग होता है उसका जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करने का एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है हमारा। इसमें हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं बीमारियों का। और आजकल हमारा जो आईडीएसपी है यूडीएसपी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसमें 12 तरह की बीमारी कवर होती है, वो सब इसमें डाटा फीड होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, इसकी जो आईडीएसपी और आईसीएसपी की रिपोर्टिंग होती है आईएचआईपी की, वो वीकली रिपोर्टिंग होती है और उसका सर्विलेंस होता है। 11 नंबर का चेक पॉइंट आता है रेफरल एंड फॉलोअप ऑफ केसेस अंडर एनएसीपी। एनएसीपी हमारा होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हम अवेयरनेस फैलाते हैं सोसाइटी में और जिसको डाउट होता है उसको एआरटी सेंटर भेजते हैं चेकअप के लिए और फॉलोअप करते हैं एआरटी में कि अगर कोई पेशेंट है जिसको एचआईवी है उसका ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, एआरटी ठीक प्रकार से ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सब हमें देखना होता है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है 12 नंबर का चेक पॉइंट आता है केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप ऑफ केसेस अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एनवीबीडीसीपी। आप ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, जैसे शॉर्ट है एनवीबीडीसीपी, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। जब आपका इनक्वास का असेसमेंट होता है तो असेसर आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। जैसे एनवीबीडीसीपी की फुल फॉर्म है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम।
इसमें डायग्नोस्टिक सर्विस होनी चाहिए, आपके यहाँ टेस्ट होने चाहिए, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, और प्राइमरी मैनेजमेंट होना चाहिए आपके यहाँ। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो रेफर होना चाहिए, उसका फॉलोअप करना है आपको। ठीक है, पॉइंट आता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फाइलेरिया। जहाँ पे फाइलेरिया फैलता है वहाँ पे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी दवाई दी जाती है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डाइथाइल कार्बामेजिन और एल्बेंडाजोल दी जाती है, जो एंडेमिक एरिया होता है। और जो हमारा जहाँ पे जेई फैलता है वहाँ पे टीकाकरण किया जाता है, जिससे जेई ना फैले। जेई हमारा होता है जैपनीज एनसेफेलाइटिस, एक वायरल डिसीज होती है जो मॉस्किटो के काटने से फैलती है। इसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 13 नंबर का, केस डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप ऑफ केस अंडर एनएलईपी। एनएलईपी हमारा होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसमें वही डायग्नोस्टिक सर्विस करनी होती है, हमें प्राइमरी मैनेजमेंट करना होता है, देखना होता है यूसी बेसिलरी तो नहीं है, मल्टी बेसिलरी तो नहीं है। इसमें रेफर करना होता है और फॉलोअप करना होता है कि पेशेंट ठीक से इलाज कर रहा है नहीं कर रहा है, सही टाइम पे दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है। तो ये सब चीज़ इसमें देखनी होती है। उसके बाद हमारा 14 नंबर का चेक पॉइंट आता है प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव मेजर अंडर एनवीएचसीपी, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी होती है, हमें कम्युनिटी में जाना होता है, उन्हें बताना होता है कि आपको कैसे कैसे बचना है बीमारी से। पीयर सपोर्ट एक ग्रुप बनाना होता है जिसमें इस तरह के कोई मरीज होते हैं, उनकी राय लेनी होती है, और रेफर करना होता है पेशेंट को, और ट्रीटमेंट कंप्लीशन चेक करना होता है, कोई जैसे किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और कन्वर्जेंस विद अदर डिपार्टमेंट, और अदर डिपार्टमेंट्स की भी हेल्प लेनी होती है इसमें। इसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है 15 चेक पॉइंट, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो वेक्टर बोर्न डिसीज होती है हमारी, मलेरिया होती है, डेंगू होती है, चिकनगुनिया होती है, फाइलेरियासिस होती है, कालाजार होती है, जैंडिस एंड एंसेफेलाइटिस होती है। इसमें प्रिवेंटिव में हम क्या करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव में छिड़काव करते हैं, पहले जांच करते हैं, सभी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रोमोटिव में हम सबको बताते हैं कि भाई इनसे कैसे कैसे बचना है। ठीक है, छिड़काव करना है एरोसोल का, हिट्स वगैरह का, मच्छरदानी लगा के रखनी है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमें। और हम अपने पास सब चीज़ें सब चेक करते हैं, अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मलेरिया का चेक करते हैं, किट के थ्रू डेंगू का करते हैं, चिकनगुनिया बाहर टेस्ट कराते हैं। फाइलेरियासिस के लिए जो फाइलेरियासिस होता है उसमें मेडिसिन दी जाती है, डायथाइल कार्बामेजिन और एल्बेंडाजोल। हमारा काला आजार होता है, काला आजार को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। काला आजार बेसिकली फैलता है, इन्फेक्शन होता है विद लेशमानिया पैरासाइट से, जो फैलता है फिलियोबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से। और उसके बाद जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, इसकी वैक्सीन लगानी होती है। उसके बाद 16 नंबर का चेक पॉइंट होता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस अंडर एनएसीपी। प्रिवेंटिव प्रोमोटिव सर्विस करनी है हमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की। इसमें प्रिवेंशन करना है, लोगों पे अवेयर करना है, सेफ सेक्स के लिए। जैसे जो हमारे रिस्की ग्रुप होते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो लेबर वगैरह होते हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, उन सबकी अच्छे से काउंसलिंग करनी है जिससे एड्स ना फैले। और जो जिनको खुदा ना खास्ता जो एचआईवी पॉजिटिव हो गए, उनकी सपोर्ट करनी है, मोरली सपोर्ट करनी है, काउंसलिंग करनी है कि कैसे कैसे उनको रहना है, कैसे उनको सही से अपनी ज़िंदगी जीनी है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 17 चेक पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ एक्यूट इलनेस, माइनर एलिमेंट्स। इसमें हमें पहचानना होता है क्या क्या छोटी छोटी बीमारी है, जैसे बुखार है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डायरिया है, किसी को दस्त लग गए, स्केबीज हो गए, किसी को रैशेज हो गए, अर्टिकेरिया खुजली हो गई, किसी की एप्सिस हो गई, फोड़े फुंसी हो गए, कोलेरा हो गया, हैजा फैल गया, ठीक है, किसी को डेसेंट्री पेचिस लग गई, टाइफाइड हो गया, हेलमिंथेसिस कृमि रोग हो गया, सिर में दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, जॉइंट एसिस हो गया। इन सबको पहचानना है, फर्स्ट डोज देनी है। अगर हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे कंट्रोल नहीं होता तो हमें उसको रेफर करके बड़े हॉस्पिटल भेजना होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 18 चेक पॉइंट, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर फॉर एक्यूट इलनेस।
जो एक्यूट इलनेस होती है, जैसे मान लो डायरिया, उल्टी दस्त का पेशेंट आता है तो उसको आपको मैनेज करना है। जैसे दस्त लग रहा है किसी को, उसको देनी होती है मेट्रोनिडोजोल देनी होती है उसको, ठीक है। जैसे हेलमिंथेसिस है तो उसको एल्बेंडाजोल दी जाती है। रेबीज है तो ARV रखनी है हमें अपने पास, उसकी डोज, उसकी शेड्यूल होता है। कुत्ते काटे की जो ARV होती है हमें वो रखनी होती है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है जिससे हड्डी मजबूत हो। आर्थराइटिस है, जॉइंट्स में अगर सूजन हो रही, पेन हो रहा है, उसकी दवाई दी जाती है। बॉडी एक हो रहा है, उसकी दवा दी जाती है। अगर ये सब कंट्रोल किए जाते हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है कैंसर सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर कैंसर। कैंसर की बेसिकली आपको स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग करके अगर आपको डाउट लगे कि पेशेंट को जो है, पेशेंट पॉजिटिव है कैंसर का, तो आप उसको हायर सेंटर पेशेंट को रेफर करना होता है। ओरल कैंसर में जैसे चेक करना होता है मुंह पूरा खुल रहा है नहीं खुल रहा है, कोई वाइट पैचेस तो नहीं हो रहे मुंह में डेवलप। इसमें ओरल कैंसर को ऐसे पहचानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कोई लंप तो नहीं हो रहा, लंप से पहचानते हैं। सर्वाइकल कैंसर में एक हमारे पास एक टेस्ट होता है, वाया टेस्ट होता है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। उसमें पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटा करके सॉल्यूशन बनाते हैं हम। 1 ml हमारा एसिटिक एसिड होता है, 9 ml डिस्टिल वाटर या NS होता है, उसको मिक्सचर बना के उसको जैसे जो एयरबड होती है उससे आप डिप करके उसको सर्विस पे टच करिए। 2-3 मिनट बाद देखिए अगर वाइट पेजेस हो रहे तब भी पेशेंट को भी हायर सेंटर भेजना होता है। ये सब स्क्रीनिंग आपको करनी होती है और स्पेशलिस्ट के बाद भेजना होता है। और भेजने के बाद आपको फॉलोअप भी करना होता है कि ठीक से ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब आता है हमारा 20वां चेक पॉइंट, जो आज की CHO इंट्रैक्शन की पार्ट 1 वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट है। इसमें देखा जाता है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विस अंडर NCD। NCD होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें जो पब्लिक है, जो गांव के लोग हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप लोग एक्सरसाइज करिए, तला बुरा कम खाइए, ये सब चीज़ें बताई जाती है। और उन्हें बताया जाता है कि अगर आप में सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, शुरू में पता लग रहा है कि आपका ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो आप शुगर चेक कराइए, BP बार बार चेक कराइए, जिससे प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस हो सके। आपके जो NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। और आपको क्या करना होता है, IC भी लगानी होती है अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जिससे पेशेंट अवेयर हो सके कि उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें हमारी NCD में आती है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज में। ठीक है, तो आज हमने आपको बताए टोटल 1 से लेके 20 चेक पॉइंट CHO इंट्रैक्शन में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पार्ट 2 वीडियो जल्दी बन जाएगी। सभी को मेरा धन्यवाद।